हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ जिसे कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और जिसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एनसीएफ 2005 है, ये बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आने ही आने हैं। इतने सारे टॉपिक आपने पढ़े, उनमें से क्वेश्चन हो सकता है एक साल ना आए, दूसरी साल आए, लेकिन ये जो एन सी एफ 2005 ये चैप्टर है, इसमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा प्रत्येक वर्ष। आप जब भी कोई पुराना एग्ज़ाम जो पेपर है वो उठा के देखेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एन सी एफ क्या है, एन सी एफ की ज़रूरत क्यों पड़ी और एनसीएफ का इतिहास क्या रहा। उसके बाद एनसीएफ के अंदर क्या क्या बातें थी, वो सब बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ ये क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके नाम से ही जैसा कि हमें मालूम चल रहा है 2005 में यह आई थी। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, अभी इस रूपरेखा की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर इसे कैसे कैसे इसे लाया गया भारत के जो शिक्षा क्षेत्र में, तो उसके बारे में सबसे पहले इसके इतिहास की तरफ अगर नज़र उठा के देखेंगे तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी, इन्होंने 14 और 19 जुलाई 2004 की जो बैठक थी उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। कब लिया था, इन सालों को याद रखिए। 14 एवं 19 जुलाई 2004 को जो बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी, इन्होंने बैठक में क्या लिया निर्णय कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है इसका संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। और यह निर्णय उस समय में जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जो उन्होंने लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था, तो उसी वक्तव्य के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था। और यह लिया गया था कि परिषद को यह संशोधन करना चाहिए। तो इस तरह से जो मीटिंग हुई थी उसमें संशोधन की बात उठी थी। और इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद के निदेशक को एक पत्र लिखा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसके शिक्षा सचिव थे, उन्होंने परिषद है जो उसके निदेशक को यानी डायरेक्टर को एक पत्र लिखा। और पत्र में उन्होंने 1993 की शिक्षा बिना बोझ, तो पहले जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा थी 2005 से पहले, उसका जो थीम था वो क्या था, वो था शिक्षा बिना बोझ के। तो उस थीम के अनुसार जो 1993 से जो चल रही थी रूपरेखा, उसको संशोधन करने के लिए एक लेटर लिखा और कहा कि विद्यालयी शिक्षा जो है इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, उसके बाद 2000 आई थी, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। यानी कि 1993 में एक जो थीम थी कि शिक्षा बिना बोझ के, उसको मद्देनजर रखते हुए 2000 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार हुई थी, अब उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में लेटर लिखा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में उस समय प्रोफेसर यशपाल थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। उस समिति, जो राष्ट्रीय संचालन समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, प्रोफेसर यशपाल। और इन समितियों का क्या काम था, जो 21 राष्ट्रीय फोकस जो समूह का गठन किया गया था, तो ये जो समिति थी, इन समितियों में क्या किया गया था, जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे, इन समितियों के सदस्य जो देश के बड़े बड़े जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ से लोग आए थे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है और प्रशिक्षण परिषद है, इनकी जो अकेडमी है वहाँ के मेंबर आए थे, स्कूलों के टीचर्स भी आए थे उसमें जिन्होंने सदस्य बने थे, और जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि एनजीओ होते हैं उनके भी जो प्रतिनिधि थे वो भी आए थे सदस्य के रूप में। तो इस तरह से इन सभी लोगों ने मिलकर उनकी सदस्यता ली और इन समितियों को गठन किया गया। और देश के जो प्रत्येक हिस्सा था भारत का, तो उस सभी हिस्सों में, चाहे वह साउथ में मैसूर हो कर्नाटका में, या फिर राजस्थान का अजमेर हो, या भुवनेश्वर हो, या भोपाल हो, या शिलोंग हो, ऐसे ही अलग अलग जगहों के नाम मैंने कुछ लिए हैं। यानी कि देश के सभी हिस्सों में विचार विमर्श करने के लिए और चिंतन करने के लिए बैठकें हुई। और जो क्षेत्रीय जो संगोष्ठियाँ थी उनका भी आयोजन किया गया था। राज्यों के जो सचिव थे, राज्यों के शैक्षिक अनुसंधान थे, और जो प्रशिक्षण परिषद
और परीक्षा बोर्ड के सदस्य, इन सभी से मिलकर विचार विमर्श किया गया। और यहाँ तक कि जो गांव के जो शिक्षक होते हैं उनका सुझाव लेने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो समाचार पत्र निकलते हैं सभी जगह, उनमें विज्ञापन भी दिए गए थे, जिससे कि लोग जो नई रूपरेखा बनेगी पाठ्यचर्या की उसके बारे में अपनी राय दे सकें। और इन सब प्रयत्नों के बाद बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो भी मिली थी। तो इस तरह से दोस्तों जो NCF 2005 है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, जो 2005 से पहले जो 2000 जो चल रही थी उसमें संशोधन करने के लिए इन सभी प्रयत्नों को किया गया, जिससे कि भारत के प्रत्येक कोने का प्रत्येक इंसान या प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी राय दे सके और उसी के हिसाब से रूपरेखा तैयार की जा सके। अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 है, अभी इसका जो एक बेस है वो कहाँ से लिया गया, यानी कि कैसे इसे तैयार किया गया। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसका जो उद्धरण हुआ है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध है सभ्यता और प्रगति, यहाँ से हुआ है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया था, उनका जो निबंध था सभ्यता और प्रगति, तो उससे इसका उद्धरण हुआ है, जिसमें कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कवि गुरु हैं वह हम लोगों को याद दिलाते हैं कि जो सृजनात्मकता और उदार आनंद है यह क्या है, बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। यानी कि आरंभिक जो अध्याय था उसमें स्वतंत्रता के बाद किए गए पाठ्यचर्या में सुधारों के प्रयासों की चर्चा की गई है। तो सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष समता मूलक और बहुलतावादी समाज से आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। तो इसका जो उद्धरण हुआ है वो हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था सभ्यता और प्रगति से। उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि इस दस्तावेज में यानी कि जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है इसमें शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। उनमें क्या शामिल है, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। अगर शिक्षा को जीने का लोकतांत्रिक तरीकों को भी सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना ही होगा, जिसका स्कूल में बने रहना उस संविधान संशोधन के चलते अनिवार्य हो गया है, जिसने आरंभिक शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया है। तो संविधान का जो संशोधन था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल जाना है, तो इसी तरह से अगर धीरे धीरे करके जो नैतिक मूल्य हैं इन सभी बातों की पढ़ाई की जाएगी तो देश का विकास हो सकेगा। तो रूपरेखा में यही सब तैयारी की गई थी कि ऐसा क्या जो प्लानिंग की जाए कि जिसके द्वारा स्कूलों के प्रत्येक बच्चे को सही से सही शिक्षा मिल सके और जो उनके लायक शिक्षा है जो मिल सके। तो संविधान का इस संशोधन से हम पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि हम सारे बच्चों को जाति धर्म संबंधी अंतर, लिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूली माहौल मुहैया कराएं, जो कि उनको शिक्षा ग्रहण में मदद पहुंचाए और उन्हें सशक्त बनाए। तो आप समझ रहे हैं इनसे जो NCF की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो संविधान संशोधन ने या संविधान के द्वारा हमें जो बताया गया था कि देश के प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया जाए, उनके लिए समावेशी शिक्षा का माहौल बनाया जाए। तो इन सब बातों को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी थी, वह जिम्मेदारी सरकार की थी और देश की जनता की थी। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को, जिनकी जो गुणवत्ता है धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उसी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या उस गुणवत्ता को और दुरुस्त करने के लिए और उस विकृति को मिटाने के लिए, विकृति को दुरुस्त करने के लिए जो पाठ्यचर्या था, इस दस्तावेज ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया। अब इसके जो कुछ सिद्धांत थे उन्हें हम देखते हैं, जो कि पाठ्यचर्या जो निर्माण किया गया था NCF 2005, इसके 5 सिद्धांत थे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है। ये सिद्धांतों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहला सिद्धांत है वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था इस रूपरेखा का कि जो ज्ञान है, अभी तक क्या था, ओनली किताबी ज्ञान चल रहा था। तो उनका कहना यह था कि आप ऐसे पढ़ाइए, टीचर से यह बोला गया
कि जो स्कूल से बाहर का जो जीवन है उससे भी इसे जोड़ा जा सके। जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई और चीज़ ऐसी पढ़ रहा है जो कि उसे बाहर भी यूज होती है, तो बाहर उसे समझाइए, या जैसे आजकल प्रैक्टिकली करते हैं, चिड़ियाघर वगैरह में ले जाते हैं। तो यह सब चीज़ें धीरे धीरे एनसीईएफ के ही द्वारा लागू हुई थी। दूसरा है सिद्धांत कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो और यह सुनिश्चित करना है, यानी कि जो रटने वाली प्रणाली है इसको ख़त्म कीजिए और बच्चों को समझाइए। और तीसरा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। यानी कि जो पाठ्यचर्या है, जो भी सिलेबस होता है, उसका इस तरह से उसे बनाना चाहिए, उसे ऐसे बनाइए, ऐसे बढ़ाइए कि जो बच्चे हैं इनका सभी तरह से विकास हो और उन्हें उसके अवसर मिले। अवसर उपलब्ध कराना किसका काम है? टीचर का। वह पाठ्य पुस्तक यानी जो बुक है उसी के सेंटर्ड बन के ना रह जाएं, ओनली बुक से पढ़ें और ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है सिद्धांत? एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो क्या बोला है? एक ऐसी पहचान का विकास, ऐसी एक पहचान का विकास होना चाहिए बच्चों में जिसमें क्या हो कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ठीक है। अभी जब एनसीएफ की जो रूपरेखा है वो तैयार हुई थी, तो उसको अगर आपको मैं समझाऊं तो उसको बहुत बड़ी ही इसके बारे में विवरण है, तो उसको संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिसे कि 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है परिप्रेक्ष्य या फिर पर्सपेक्टिव। तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य में क्या है एनसीएफ में? इन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी पूछा जा सकता है एनसीएफ के बारे में। सबसे पहले तो आप जान चुके हैं कि एनसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, एनसीएफ का इतिहास क्या रहा था, 2005 में कैसे कैसे ये लागू हुआ। अभी देखेंगे कि एनसीएफ में है क्या। पहला परिप्रेक्ष्य है। एनसीएफ के इस भाग में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है इसका परिचय, पश्चावलोकन, मार्गदर्शक सिद्धांत, गुणवत्ता के आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ और शिक्षा का लक्ष्य, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो परिप्रेक्ष्य में शामिल किए गए हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं? शिक्षा बिना बोझ के कि सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। क्या है? जो एक थीम थी 1993 में जो बताया था कि शिक्षा बिना बोझ के, तो इसी सूझ के आधार पर जो पाठ्यचर्या है इसके बोझ को कम किया जाना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखते हुए स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया जाना जिससे कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हों, और इस तथ्य को समझना कि शिक्षा के लक्ष्य समाज में तत्कालीन महत्वाकांक्षाओं व जरूरतों के साथ शाश्वत मूल्यों और समाज के सरोकारों के साथ बृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। और साथ ही साथ क्या बताया गया था कि यह बात समझो कि जो शिक्षा है इसका लक्ष्य क्या होता है कि समाज में रहने वाली ज़रूरतें हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह पूरी हो जाएं और सिर्फ खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा समाज के जो सरोकार हैं या उनके साथ बृहद यानी कि बड़ा जो मानवीय आदर्श हैं इनको भी वह प्रतिबिंबित करनी चाहिए शिक्षा। ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय, मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्या की ओर आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो और उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। तो इस एनसीएफ के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी एनसीएफ 2005 में, तो ऐसी शिक्षा देने के ऊपर विचार चल रहा था, जो बनाया गया था जो एनसीएफ 2005, कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण हो। जब यह शिक्षा लेंगे बच्चे तो आगे जाके वही नागरिक बनेंगे, तो वो पढ़ लिख करके ऐसे नागरिक बने कि उसमें लोगों के साथ लैंगिक न्याय, यानी ये नहीं कि अगर कोई लेडीज है तो सिर्फ लेडीज के साथ वह पार्शियलिटी करे या जेंट्स के साथ पार्शियलिटी करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उन लोगों के अंदर फीलिंग। और लोगों के जो मूल्य हैं यानी कि वैल्यू है लोगों के वो समझे, लोकतांत्रिक जो व्यवहार हैं उसी तरह से व्यवहार करें। अनुसूचित जनजाति हैं जो कि यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े लोग हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी समस्याओं की ओर थोड़ी सी संवेदना रखें वे लोग, और उनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसके द्वारा इस तरह की पाठ्यचर्या बनाने का प्रस्ताव था कि भारत को एक जिम्मेदार नागरिक मिल सके। तो ये तो था परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। अभी अगला जो भाग है वो है सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। तो इस भाग में क्या किया गया है, जो विद्यार्थी हैं, सक्रिय विद्यार्थी में जो भी विद्या ले रहे हैं, यानी कि सक्रिय विद्यार्थियों की प्राथमिकता
विद्यार्थी को संदर्भ में रखना, विकास और सीखना एवं पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ जैसे विषयों का समावेश है। तो ये सीखना और ज्ञान वाले में क्या है, सीखना और ज्ञान जो भाग है इसमें क्या किया गया है कि जो विकास और सीखना यानी कि जो सिलेबस है उसे विद्यार्थियों के संदर्भ में रखना, विद्यार्थियों की प्राथमिकता रखना, तो इस तरह के काम, इस तरह की बातों को शामिल किया गया था विषयों को। इस भाग के जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है कि समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। यानी कि अगर आप समाज में रहते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के अलावा भी आप कुछ शिक्षा ऐसी ले रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा मीन्स बड़ों का आदर करना, लोगों से अच्छे से बात करना, तो इस तरह की जो अनौपचारिक शिक्षा है वह क्या करती है, जो विद्यार्थी होता है उसमें जो अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा से क्या होता है, लोगों के अंदर जो ज्ञान खुद ही जो प्राप्त करने की जो एक स्वाभाविक क्षमता होती है उसको विकसित करती है ये। और बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। यानी कि जो शिक्षा होती है उसके सेंटर में बच्चा होना चाहिए, बच्चे की यानी कि बालक की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा के अर्थ बता दिया आपको। इसके बाद क्या है कि बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को बराबर वैल्यू दें, चाहे जैसे किसी को कोई बच्चा पसंद नहीं है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से या कोई और मैटर की वजह से, लेकिन प्रत्येक बच्चे को समान समझें और उसे भी महत्वपूर्ण माने। इससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है कोई उसके बारे में बात कर रहा है, मीन्स बच्चा भी जल्दी से जल्दी सीखता है। और प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। प्राथमिक स्कूल हो या फिर आपका विश्वविद्यालय हो, वहाँ तक शारीरिक और भावात्मक जो सुरक्षा होती है वह प्रत्येक प्रकार से सीखने की एक आधारशिला है, एक नींव है। और सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक एवं औपचारिक खेलों, योग आदि की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मीन्स बच्चों को खेलने का या फिर उन्हें जो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर डेवलप हो सके उन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बच्चों को स्वतंत्र खेल, अनौपचारिक और औपचारिक खेल, योगासन, इन सब की जो गतिविधियां हैं उनमें अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके अलावा जो संज्ञान होता है यानी कि कर्म और भाषा, इसके माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना चाहिए। और आसपास का जो वातावरण होता है, प्रकृति है, चीज़ें और लोग हैं, इनसे भी कार्य और भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और जो NCF 2005 है, यह क्या है, बच्चों की जो बुनियादी क्षमताएं होती हैं उनका, जैसे कि बौद्धिक विकास है, उनके जो मूल्य और कौशल हैं, इनके लिए एक बृहद आधार भी तैयार करती है। तो ये तो था भाग सीखना और ज्ञान। अभी अगला भाग है NCF 2005 का, वह है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। कहने का मतलब है स्कोप ऑफ करिकुलम, स्टेजेज ऑफ स्कूल एंड असेसमेंट। तो पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है, स्कूल और अवस्थाएं और आकलन कैसे है कि इस भाषा में क्या है, भाषा, इस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएं तथा आकलन और मूल्यांकन जैसे विषयों का समावेश है। इस तरह से ये जो भाग है इसमें क्या मिल रहा है आपको कि पाठ्यचर्या के जो क्षेत्र हैं और स्कूल की अवस्थाएं हैं और आकलन, आकलन के अलावा जैसे कि मूल्यांकन जैसे जो विषय हैं इनको इसमें समावेशित किया गया है इस भाग में। और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस भाग के वो क्या हैं कि बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। जो बहुभाषिता होती है यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, यह एक ऐसा रिसोर्स है या ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। समझ रहे हैं आप बात को। और द्विभाषी बहुभाषीय क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। जो द्विभाषी और बहुभाषी क्षमता है जो और संज्ञानात्मक वृद्धि है,
यह विस्तृत चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। जो लोग हैं ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं या उनके बच्चे हैं जो कि उनकी अलग ही भाषा है, तो जो प्राथमिक स्तर होता है, तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह उनकी मातृभाषा में ही अगर की जाए तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कहा गया है एनसीएफ 2005 के भाग में। और गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्रत्यक्षीकरण तथा निरूपण जैसे कौशलों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध होता है। और गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने और संचालित करने की योग्यता का विकास करने से होना चाहिए। विज्ञान की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जिससे शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। यानी कि एनसीएफ 2005 जो कि पूरी भारत से जो मांगे गए थे सुझाव, तो उसके आधार पर उन्होंने जो रूपरेखा तैयार की थी उसका टोटली अगर कहा जाए सार निकाल के, तो यही कहना था कि प्रत्येक चीज़ को, जो उनका पहला सिद्धांत था ना कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि प्रत्येक ऐसा विषय जो पढ़ाई कर रहे हो उसका बाहर भी कोई ना कोई जो यूज है तो उसका फ़ायदा लेना होना चाहिए, यानी कि उसका यूज होना चाहिए। जिस तरह से गणित के बारे में बताया, तार्किक वगैरह विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि तरीकों और प्रक्रियाओं को बोध करने में सक्षम हो सके, इस तरह से विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए। और जैसे कि ये दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्यतः गतिविधियों एवं प्रयोगों द्वारा ही समझाना चाहिए। ठीक है ना, जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको मुख्यतः कैसे समझाएं, प्रैक्टिकली द्वारा, यानी कि गतिविधि और प्रयोगों के द्वारा ही समझाएं, जिससे कि उन्हें हमेशा याद रहे। और जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सकें। ठीक है, समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ, यानी कि समाज जैसा चला आ रहा है अगर उसके बारे में या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं करना चाहेगा तो जानकारी कौन लेना चाहता है, जिसे उस समाज में से कुछ बातों से कुछ प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो आलोचना भी करते होंगे, तो जो आलोचनात्मक जो समझ है इसका भी विकास कर सकें, इस तरह की सामाजिक विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों में रचनात्मक, सौंदर्यबोध और आलोचनात्मक समझ बढ़ाने के साथ साथ उनके अतीत और वर्तमान के मध्य संबंध बनाने में सहायक हो। तो इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए। इसी तरह से जो हस्तशिल्प है, यानी कि जो हाथ से जो काम होते हैं, वह एक उत्पादन प्रक्रिया है जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षार्थियों के जो नैतिक विकास हैं वह करने के लिए क्या आवश्यक है कि उन्हें ऐसी सीख दी जाए कि जिसके माध्यम से वे यह समझ सकें कि सही क्या है और गलत क्या है, दया क्या होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके वह आंसर खोज सकें, वह पता कर सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और खुद सीखने वाली जो गतिविधियां हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों में जो गुणात्मक, जो सतत गुणात्मक और अवलोकनात्मक जो आकलन होता है वह बढ़ता है। और जो पूर्व प्राथमिक स्तर जो होता है इस पर पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए। जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो आकलन होता है वह किस लेवल पर, किस आधार पर होना चाहिए, बच्चों की दैनिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। तो ये सब बातें कही गई थी पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन वाले भाग में। अभी अगले भाग पर पहुंचते हैं, वो है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल एंड क्लास। तो इस भाग में भौतिक वातावरण, सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण और सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान, पाठ्यचर्या के स्थल और अधिगम के संसाधन, समय तथा शिक्षक की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता जैसे विषयों का समावेश है। तो इस भाग में आपको मालूम चला किन किन बातों का समावेश किया गया है कि पहले तो क्या है कि जो क्लास होती है, यानी कि जो भौतिक वातावरण है उसके बारे में, और सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, और सभी बच्चों का जो भागीदारी है उसके बारे में, अनुशासन है, सहभागी प्रबंधन है, अभिभावक और समुदाय के लिए स्थान है। तो इन सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है। अब इस भाग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं
चेतन और अचेतन दोनों रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 से अधिक होना वांछित नहीं है। तो आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि एक तो क्या है कि जो चेतन हो या अचेतन हो, दोनों ही रूप में जो बच्चे हैं वो हमेशा ही जो विद्यालय का जो भौतिक वातावरण जो दिखता है, जो वातावरण, उसके साथ अंतःक्रिया करते रहते हैं। और जो बच्चे और शिक्षार्थी हैं इनका जो स्कूल के अंदर अनुपात क्या होना चाहिए कि कम से कम एक टीचर तो होना चाहिए 30 बच्चों के साथ में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जो ये अनुपात निर्धारण किया गया है इसे फॉलो किया जाना चाहिए। और स्कूल की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करने के साथ साथ ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की रुचि और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिल सके। स्कूल की जो संस्कृति है वह कैसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों की अस्मिता को उजागर करने के साथ साथ एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है ना उसकी रुचि और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिल सके। और बच्चों की सक्रिय भागीदारी हमारी संस्कृति के समतामूलक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षी और समानता के मूल्यों को नई जान डालने जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। और अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करे, साथ ही बच्चों की सक्षमता को बढ़ाए। एक पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, अनुशासन एक अनुशासन की तरह होना चाहिए जो कि बच्चों के आगे मदद कर सके। और यह भी आवश्यक है कि सत्र के आरंभिक और अंतिम 2 या 3 दिन स्कूल की वार्षिक योजना तैयार किए जाने हेतु रखने चाहिए जिसमें ऐसी गतिविधियों की स्वतंत्रता हो जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सकें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण, यह जो भाग है उसके अंदर किन किन बातों को शामिल किया गया है और इसके जो तथ्य वो क्या हैं। अगला जो भाग है वो है व्यवस्थागत सुधार यानी कि ऑर्गेनाइज अमेंडमेंट। तो इस भाग में गुणवत्ता को लेकर सरोकार, पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए शिक्षक और शिक्षा, परीक्षा सुधार, काम केंद्रित शिक्षा, विचार और व्यवहार में नवाचार और नई साझेदारियों जैसे विषयों का समावेश किया गया है। जो व्यवस्थागत सुधार होते हैं इस भाग में, जो एनसीएफ 2005 का यह भाग है व्यवस्थागत सुधार, उसमें कौन से बातों को शामिल किया गया है कि जो पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए जो शिक्षक और शिक्षा होती है उसको, परीक्षा में सुधार करने को, और विचार और व्यवहार में नवाचार होना चाहिए, और गुणवत्ता को लेकर जो सरोकार हैं, पाठ्यचर्या नवीकरण वाला बता ही दिया है। तो इन सब बातों को शामिल किया गया था। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह क्या हैं। पहला आपको दिख रहा है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा और क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित हो। तो जो बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो विकासात्मक जो मानक होते हैं इनका प्रयोग किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे क्या जो अभिप्रेरणा है यानी कि जो मोटिवेशन है और क्षमता की जो समग्र वृद्धि है इसकी पूरी मान्यता है जो उस पर जो आधारित हो वो। इसके अलावा अधिगम को सहभागिता की उस प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए जो सहपाठियों और बृहद सामाजिक समुदाय या पूरे राष्ट्र के साझे सामाजिक संदर्भों के बीच होती है। तो अधिगम को कैसे देखना चाहिए, अधिगम को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो सहपाठी हैं या फिर खूब बड़ा जो समाज है जो ये समाज में रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय है या फिर पूरे राष्ट्र, उन सबके साझे सामाजिक संदर्भों के बीच होनी चाहिए वह प्रक्रिया। और पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलने और काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सकें। जो पाठ्यचर्या है जो यानी कि जो सिलेबस है या फिर पढ़ाने का जो टाइम टेबल है उसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जिससे जो टीचर और स्टूडेंट्स यानी कि टीचर है वो स्टूडेंट्स को खेलते हुए, काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सामने से ही उसका अवलोकन करे। और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं, उनके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, लिंग समता, जीविका और गरीबी जैसे विषयों का समावेशन होना चाहिए। जो शिक्षक यानी कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भारत की जो समस्याएं हैं
उन सभी समस्याओं के बारे में भी जो विषय हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, जो अभी समकालीन भारतीय समाज के जो मुद्दे हैं, जैसे कि बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, लिंग यानी कि लिंग के रूप में जो विविधता होती है, समता, जीविका और गरीबी जैसे जो विषय हैं इनको भी शामिल करना चाहिए। और काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों में उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों और जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों, सामाजिक अंतर्दृष्टियों तथा कौशलों को विद्यालयी व्यवस्था में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलना। तो काम केंद्रित शिक्षा का मतलब आप समझ गए। इसका मतलब होता है कि बच्चों में क्या होता है, उनका जो परिवेश है और प्राकृतिक संसाधन है और जीविका से संबंधित ज्ञान आधार हैं, तो इन सभी और कौशलों और विद्यालयी व्यवस्था में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलना। तो ये जो मुख्य तथ्य थे, आपने जो अभी भाग पढ़ा था वो था व्यवस्थागत सुधार का। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 थी, जिसे कि 5 भागों में बांट के मैंने आपको समझाया, जो कि आपने अभी देखा। इसमें जो मुख्य मुख्य भाग थे वो मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। इन बातों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और जो NCF 2005 थी वो कैसे गठन किया गया, कौन था इसका अध्यक्ष पहले, इन सब बातों के बारे में आपने मालूम कर लिया। अभी आप इनको एक दो बार ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा कि NCF क्या था, किस लिए है। अभी मैं आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा अगले वीडियो में। तो उन क्वेश्चंस में क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको मैं अभी से बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं इस चैप्टर से, जिससे कि आप उसे उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या सत्य नहीं है। तो इसमें 4 बातें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, या सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, या बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या फिर स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कैसे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है। और क्वेश्चन कैसे आएंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, या फिर कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए, या फिर जो NCF 2005 है यह किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे अच्छे से, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ इसमें जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल पर आएगा आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।